माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो, मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूँगी या वे लोग। यह भी कोई ज़िंदगी है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थीं। मैं चुपचाप उनका मुँह देखने लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोलीं, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों का। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया क्योंकि अनु ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया है। अनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया, यह अनु से भी छिपा नहीं रहा। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उनका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही अनु, बिनु और बिजू को जला डालती। फिर कुछ रुककर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। अनु के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गईं, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गईं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ विवाह में गई थीं, लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गईं। माँ पहली बार मेरे घर आई थीं। मेरी गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध हो गईं। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका जरूर छोटा था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब भी माँ के पास अपने मायके जाती तो माँ खोद खोद कर मुझसे इनकी कमाई का हिसाब पूछती। घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी पथ पर चलने की शिक्षा देती। किंतु हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा रच गई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनोनुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब सभी अपने काम पर चले गए तो रह गई थी रचना और माँ की बातों का जाल। रचना को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर के बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो अनु ही निपटा जाती है, फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बीनने लगीं। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं रचना और आशीष का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर क्रोध आने लगा। सचमुच मैं मूढ़ हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। अब मुझे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय ही नहीं बल्कि असह्य भी लगने लगी थी। माँ के आने से पूर्व भी तो परिस्थितियाँ यही थीं। सब बच्चे अनु, बिनु और बिजू साथ रहे, किंतु आज उनका रहना असह्य क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा है। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। रचना तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थीं। उसी दिन हमें अपनी बड़ी ननद के यहाँ जाना था, किंतु वह जाना हमारे लिए सुखद नहीं रहा। उस दिन बिजली का झटका लगने से जीजी और भाई साहब दोनों मृत्यु के ग्रास बन गए। रह गए बिलखते बिलाप करते उनके बच्चे अनु, बिनु और बिजू। बाकी सब कुछ समाप्त हो गया। आज के युग में हर व्यक्ति अपने ही में इतना लिप्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी का करुण क्रंदन मन को विचलित किए दे रहा था। रात्रि के सूनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, आवा क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पलवर के लिए जड़ हो गई। कितनी जोड़ तोड़ से तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की गाथाएं गा कर मेरे हृदय में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अंत में बच्चे हमारे साथ आ गए। घर बाहर सभी हमारी प्रशंसा करते,
किंतु मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय अनु का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी आ जाऊं कहती हुई अनु आ गई थी। उस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह नहीं पाई। मामी मेरी ओर देखकर उसने कहा, आपको बजट बनाते देखकर चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। आप रामलाल की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे प्रतिरोध के बाद भी वह नहीं मानी और रामलाल की छुट्टी कर दी गई। अनु ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद रचना का जन्म हुआ। रचना के जन्म पर अनु ने मेरी जो सेवा की उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी। रचना के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को अनु ने आकर कहा, मामी मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया पर वह नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से यह मेहनत, किंतु वह दृढ़ रही। इनके हृदय में अनु के इस कार्य के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे हृदय में समाज का भय ही ज़्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी। बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ रखा है, वह क्या लोगों की आलोचना सह सकेगा। पर वह प्रतिमाह अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी एक पैसा तक नहीं लेती। यह देखकर मैं लज्जित हो उठती। बिनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। उन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। आशीष और रचना दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वह अपने अग्रजों के पदचिन्हों पर चल रहा था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से अनु, बिनू और बिजू का चेहरा घूम जाता। उसके साथ साथ आशीष का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाहरी मन हाँ कहता, 3 का खर्च तो कम होगा, किंतु अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो आशीष और रचना भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फपक फपक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, आप रो क्यों नहीं हैं? अनु के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया मात्र 2 दिनों में। आशीष और रचना को छिपाकर हर चीज़ खिलाना चाहती थीं। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती। मैं अनु की ओर देखने लगी। मुझे लगा अनु नहीं, मेरी रचना बड़ी हो गई है और हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने अनु को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? अनु ने हंसकर कहा, किंतु इसे जाना तो होगा ही। यह स्वर मेरे पति का था। पता नहीं वे कब आ गए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपराधी भाव से पूछा। अनु का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। अनु सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे हृदय पर से एक बोझ हट गया। उसे हृदय से लगाकर मैं भी खुशी में रो पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।